अभी हम स्टडी करेंगे किरचॉफ्स लॉ को। ओके, ओहो ये क्या हुआ। हाँ, तो किरचॉफ्स लॉज। लॉज में मैंने एस क्यों डाला, क्योंकि दो लॉ हैं, प्लूरल है, तो किरचॉफ्स के दो लॉ हैं। ओके, फर्स्ट के लिए हम यहाँ चले आएंगे, सेकेंड के लिए या एक ही साथ दोनों कर लेंगे। ओके, तो किरचॉफ का जो पहला लॉ है उसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसी का जो नाम है जंक्शन लॉ भी है, इसी को करंट लॉ भी बोलते हैं। अब किरचॉफ्स का जो सेकेंड लॉ है इसको लूप लॉ भी बोलते हैं और इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ जो है वो बेसिकली सपोर्ट्स करती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ये किसको सपोर्ट करती है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सेकेंड लॉ जो है ये सपोर्ट करती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ओके, फर्स्ट लॉ को आप यूज कर सकते हैं ओपन और क्लोज्ड दोनों सर्किट में, और जो सेकेंड लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सर्किट में यूज होगी। ओके, कलर चेंज करते हैं। अभी देखो फर्स्ट लॉ में क्या होती है कि अगर कोई एक समझो पॉइंट है ना, जंक्शन है, इसमें करंट आ रही है, निकल रही है, समझो अगेन निकल रही है, आ रही है, एक और निकल रही है। तो कितने सबके नाम डाल देते हैं। इसको अगर हम बोल दें करंट I1, करंट I2, करंट I3, करंट I4 और करंट I5। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि जंक्शंस पे टोटल जो करंट होगी वो जीरो होगी, है ना, लेकिन यहाँ डायरेक्शंस को कंसीडर करनी है। अगर हम मान लें जो जंक्शंस की तरफ करंट जा रही है, जैसे कि I5 और I3 ये पॉजिटिव है, तो जंक्शन से दूर जो जा रही है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इनको अगर हम पॉजिटिव ले लें तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, और इन सब का सम क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसा किरचॉफ्स लॉ बोलता है। तो करके देखते हैं। देखो ये दूर जा रही है तो -I1 होगा, और फिर I2 भी दूर जा रही है +-I2 होगा। ओके, I3 अंदर की तरफ आ रही है जंक्शंस की तरफ, तो इसलिए +I3 होगा। I4 बाहर जा रही है अगेन, तो -I4, और I5 अगेन अंदर आ रही है, तो I5 = 0। तो इसको अगर हम कंबाइंडली लिखें तो क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। I3 और I5 को हम लेफ्ट में रखते हैं और बाकी सबको राइट कर देते हैं। I1 + I2 + I4। इससे हमें क्या सीख मिलता है, देखो I3 और I5 क्या है, टोटल इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन जो करंट आ रही है, इक्वल टू क्या हो जाएगी,
टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शंस। क्लियर। और इसी को सिंपल भी हम समेशन आई फ्रॉम 1 to n इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं। ओके, इसका मतलब होगा टोटल करंट एट अ जंक्शन मस्ट बी 0। ये हो गया किरचॉफ्स जंक्शंस लॉ। स्टेटमेंट भी हम लिखेंगे पहले हम, अच्छा लिख ही देते हैं इसकी स्टेटमेंट। इसका जो स्टेटमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज 0। अलजेब्रिक sum of all the current at a junction must be 0। ओके, ये हो गई स्टेटमेंट। ओके, अब हम डिटेल से लर्न करेंगे सेकेंड लॉ को। ठीक है, इसके लिए हमें लूप बनानी पड़ेगी, तो हम बना लेते हैं। देखो ब्लू कलर ले लेते हैं और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया। दूसरी रजिस्टर लगा दी, फिर अगेन एक सेल लगाया, एक रजिस्टर लगाया, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। सारे जंक्शन पॉइंट का नाम करते हैं, ये ए है, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। ओके, और मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और इस सेल की EMF E1 है और इस सेल की EMF E2 है। तो नेमिंग तो हो गई। अब हम देखेंगे करंट कैसे फ्लो करता है। इसके लिए हम कौन सी कलर यूज कर रहे हैं, ग्रीन। तो हमें पता है करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। तो E1 जो सेल है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी इस तरफ, और इसका नाम हम रख देते हैं I1। देखो यही करंट ऐसे आ रही है, ऐसे यहाँ 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 तक यही करंट आई I1। और एक चीज़ हमें पता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट निकलेगी उतनी ही अमाउंट में करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाएगी, तभी जाके सर्किट कंप्लीट होगा। तो यहाँ भी करंट I1 ही जाएगी, मतलब यहाँ भी I1 ही आ रही है और यहाँ भी I1। तो ये I1 हो गई, ये भी I1 और ये भी यहाँ I1। क्लियर हो गए। अब हम बैटरी E2 को ले लेते हैं। E2 से मान लो करंट जो निकल रही है उसका कलर हम चेंज करके दूसरी तरफ, ये जो निकल रही है ये मान लो हम रख देते हैं I2। तो यहाँ से ये करंट निकली टिल यहाँ I2 जाएगी, है ना, और उतनी ही करंट इसमें आएगी। तो यहाँ I2 आ रही है, यहाँ भी I2 है और यहाँ भी I2 ही है। ओके, अब हम हाइपोथेटिकली देखो यहाँ से दो करंट बाहर निकल रही है, मतलब डेफिनेटली एक करंट यहाँ आएगी और यहाँ इस तरफ जाएगी। क्लियर हो गया। तो मान लेते हैं हाइपोथेटिकली ये जो करंट है ये I3 है और इसका कलर हम बदल देते हैं। लेट्स से ये हो गई नेवी ब्लू, ये हो गई I3, ये यहाँ जाएगी, ये हो जाएगी I3। हो गया। तो हमने करंट की भी मार्किंग कर ली है।
अब हमारा वोल्टेज लॉ क्या कहता है उसको हम लूप वाइज समझेंगे। तो पहली लूप कंसीडर करते हैं ऊपर वाली ए बी सी डी ई, ये एफ है, ए बी ई एफ ए। लूप जो है हमारा क्या है, ए बी ई एफ ए। फिर से दिखा दो, ए बी ई एफ ए, ये पूरी लूप है। तो अब इसको हम डील करेंगे। देखो, बैटरी की तरफ से जो निकल रही है करंट, है ना, उसी डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे और उसको पॉजिटिव वोल्टेज लेंगे। तो यहाँ देखो I1 और यहाँ कुछ नहीं हुआ, फिर यहाँ I3। तो रेजिस्टेंस R2 में कौन सी करंट जा रही है, I3। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ओम्स लॉ से I3 इंटू R2, और ये पॉजिटिव है, ठीक है। और ये ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से I1 और इस रेजिस्टेंस से I1 इंटू R1 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि सेम एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन देखो फॉलो कर रही है ना। ओके, अब यहाँ पे ये करंट देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, इसलिए EMF को हम नेगेटिव लिखेंगे। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता तो पॉजिटिव लिखते। क्लियर हो गया, इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशंस लूप ए बी ई एफ ए के लिए। क्लियर हुआ। अब हम इसी तरह की इक्वेशंस बनाएंगे लूप, समझो बी सी डी ई बी के लिए। देखो कैसे बनेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारा रूल्स क्या है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से। क्लियर। देखो हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, सेल में किधर से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसलिए E2 पॉजिटिव हो गए। लेकिन इस रेजिस्टेंस में करंट कैसे मूव कर रही है, क्लॉकवाइज, लेकिन हम तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो नेगेटिव होगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव I2 R3, क्योंकि हमारा ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है ना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, बट इसमें तो करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो फिर यहाँ आ जाओ, फिर इसमें भी सेम केस। यहाँ देखो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, -I3 R2 इक्वल टू 0। क्लियर, क्योंकि ये जो डायरेक्शंस है यही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ करंट कैसे जा रही है, इस तरफ से जा रही है। क्लियर। अब हम एक तीसरी लूप के ऊपर फोकस करते हैं, लूप ए बी सी डी ई एफ ए, है ना। कौन सी लूप है, ये ऐसे। ओके, तो देखो यहाँ से करंट गई, I1 नहीं कुछ हुआ, रजिस्टर ही नहीं है। I2 यहाँ देखो ऐसे जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये जो सेल की पोटेंशियल होगी, EMF होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ अगेन देखो हमारा ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ तो करंट क्लॉकवाइज जा रही है, इसलिए यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगी, नेगेटिव I2 R3। फिर आ जाओ यहाँ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है और करंट भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो यानी I1 R1, और ये जो होगी E1 अगेन नेगेटिव इक्वल टू 0। आई गेस समझ में आ गया होगा। तो मैं हर एक रजिस्टर में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस बता देता हूँ, ठीक है, तो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज है, मैं एंटी क्लॉकवाइज को AC लिखता हूँ ब्लैक से। इस रजिस्टर में करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, करेक्ट। इस रजिस्टर में करंट क्लॉकवाइज आ रही है ना। इस रजिस्टर में करंट अगेन क्लॉकवाइज आ रही है। ओके, क्लियर। इसमें जो हमने कंसीडर किया EMF इस डायरेक्शन में, और इसमें करंट इस डायरेक्शन में।
इसलिए ये जो होगा ये होगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। दैट्स इट। ठीक इसी के तरह यहाँ क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक सम इन अ क्लोज्ड सर्किट, अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड सर्किट मस्ट बी 0। क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ all the potential difference in a closed circuit या loop must be 0। और इसके लिए सिंबल क्या है, बेसिस। ओके, तो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स लूप लॉ यहीं पे कंक्लूड हो जाते हैं।